Good morning, 10th class. Let's continue with part 8 of chapter 4, that is agriculture. In the previous video, we have talked about the various steps taken by the government to improve the conditions of agriculture. Beside this, we also discussed about the contribution of agriculture in the Indian economy. ओके तो इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन है, उसके आउटकम्स में क्या कंट्रीब्यूशन है, हमारे कंट्री के सोसाइटी के डेवलपमेंट में इसका क्या रोल है। हमने देखा कि हमारी जो पॉपुलेशन है ओवरऑल हमारी कंट्री की 63% के आसपास हमारी जो पॉपुलेशन है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पे डिपेंडेंट है अपनी लाइवलीहुड के लिए। ओके तो उसको इम्प्रूव करना, उसके कंडीशंस को इम्प्रूव करना, उसको मॉडर्नाइज करना बहुत ही नेसेसरी हो जाता है जब 60% प्लस पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पर डिपेंडेंट है। अदरवाइज सपोज कि अगर एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्टिविटी है वो लगातार डिक्लाइन ऑर्डर में रहे तो ऑब्वियस सी बात है 63% पॉपुलेशन, मोर देन 60% पॉपुलेशन की जो सोशल स्टेटस होगी, जो उसकी इकोनॉमिकल स्टेटस होगी, जो उसकी कंडीशंस होगी लाइवलीहुड की, वो बहुत ही वर्स्ट हो जाएगी। और में फाइनली हमारी कंट्री अनस्टेबल हो जाएगी। ओके अभी आप लोगों ने रिसेंटली जो मॉनसून सेशन चल रहा था उसमें आपका बहुत सारे फार्म्स जो बिल हैं, बहुत सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिल्स पास हुई हैं। बात समझ आ रही है ना, जिसमें कि बार बार फार्मर्स की बात हो रही है लगातार। आजकल न्यूज़ में देखिए, आप पेपर्स में देखो, आप सोसाइटी में देखो, हर जगह एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स की बात हो रही है। तो उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए लगातार गवर्नमेंट अपने स्टेप्स उठा रही है। तो आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है गवर्नमेंट के क्या क्या स्टेप्स हैं। फिर भी मैं आप लोगों को कुछ ऑप्शंस बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के लिए क्या क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं। तो किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि उनको एडवांस में लोन प्रोवाइड किया सके और अपने प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सके, ताकि वो मनी लेंडर्स जो हाई इंटरेस्ट लेते हैं और कभी कभी तो उनका लैंड जो है कॉन्फिस्केट कर लेते हैं, कब्जे में कर लेते हैं बिकॉज कि वो डेब्ट रिटर्न नहीं कर पाते, तो इसीलिए उनको किसान क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके बाद से इंश्योरेंस स्कीम्स दी जा रही हैं, बहुत सारी इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, उसके बाद से फसल बीमा योजना है। ऐसे बहुत सारी स्कीम्स हैं जिससे कि फार्मर्स की कंडीशंस को इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद से एमएसपी है। एमएसपी के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से 9th क्लास में मैंने आप लोग को बताया है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इट मीन्स कि ये जो प्राइस है ये गवर्नमेंट सेट करती है और ये जो प्राइस जनरली मार्केट वैल्यू से ऊपर होती है ताकि फार्मर्स जो हैं अपने प्रोडक्ट्स गवर्नमेंट को सेल करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें और अपनी इनकम को डबल करें। बता रही में। उसके बाद से मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया था कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, ICAR का एस्टेब्लिश किया है, जिसमें कि जितने भी प्रोडक्ट कैसे स्मॉल पीस ऑफ लैंड पर जिस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उन सबकी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए किस तरीके से वर्क किया जाए, कैसी स्कीम्स बनाई जाए, कैसी प्लानिंग की जाए। तो उसके लिए हमारे पास ICAR है। कभी कभी 1 मार्क पे एक भी क्वेश्चन आता है इसका फुल फॉर्म बताने के लिए, तो जस्ट रिमेंबर इट, ICAR इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, याद रखिएगा। इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY है, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश की गई हैं, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और अपना एक्टिव हो चुका है कि वो बताता है कि मानसून कब आएगा, मानसून कब आएगा, कब मतलब ओवरऑल वेदर फोरकास्ट करता है, वेदर के बारे में इन्फॉर्मेशन है ताकि फार्मर्स को पहले ही इन्फॉर्मेशन मिल जाए और उसके अकॉर्डिंग अपनी फार्मिंग एक्टिविटी करें ताकि उनको नुकसान कम से कम हो। गॉट इट। उसके बाद हॉर्टिकल्चर सेंटर्स एस्टैब्लिश की जा रही हैं आर में ना। तो इस तरीके से गवर्नमेंट की बहुत सारी स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट लगातार इम्प्रूवमेंट कर रही है उनके में, ताकि फार्मर्स की जो इनकम है वो लगातार डबल की जाए। जितने भी इलेक्शंस होते हैं हमेशा हर पार्टी की एक इशू जरूर उनके मैनिफेस्टो में, इट मीन्स कि उनके जो प्रोमिसेस का जो पूरा आपका कल्मिनेशन होता है, ग्रुप होता है, उसमें एक किसानों का इशू, फार्मर्स का इशू बहुत ज़रूरी होता है। अब इन्हीं उसके अलावा फार्मर्स जनरली फार्मर्स के अलावा और भी जो हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे पुअर लोग हैं जिनको जो कि 2 स्क्वायर ऑफ मील्स यानी कि 2 वक्त की रोटी का भी अरेंजमेंट नहीं कर पाते, उनके लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं, जिसमें कि
फूड सिक्योरिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, 9th क्लास में आपने पूरा एक चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो इसको हम बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे। आप जरूर 9th क्लास की लास्ट चैप्टर को एक बार रीड आउट करें। फूड सिक्योरिटी, इसको हम बोलते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम्स। बात समझ आ रही है ना, गवर्नमेंट ने नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में फूड सिक्योरिटी बोलते हैं। फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या, कि हमारी कंट्री का जितने भी सिटीजन्स हैं अराउंड आज के डेट में, जो भी पॉपुलेशन 130-150 करोड़ जो भी है, तो उन सभी कोई भी नो वन गो टू बेड हंग्री। बस मुझे कोई भी अपने बेड पर भूखा नहीं होना चाहिए, कोई भी भूखा मतलब ओवरऑल नहीं होना चाहिए। तो ये जो फूड सिक्योरिटी सिस्टम में क्या हुआ कि बहुत सारे सिस्टम कैरेक्टराइज कर दिए गए, जैसे ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस और बफर स्टॉक। बफर स्टॉक में क्या होता है, गवर्नमेंट क्रिटिकल कंडीशंस के लिए पहले ही फूड क्रॉप्स को स्टोर कर लेती है, ताकि क्रिटिकल कंडीशंस में लोगों को, जैसे कि सुनामी आ गया या नेचुरल क्लैमिटी आ गई, तो उस टाइम पे ये बफर स्टॉक बहुत ही यूजफुल होता है और उनको फूड प्रोवाइड किया जाता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, पीडीएस सिस्टम। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस सिस्टम में क्या किया जाता है कि कुछ गवर्नमेंट अपने इनको बोलते हैं गवर्नमेंट शॉप। ये गवर्नमेंट शॉप्स होती हैं, जिस तरह से आपका दिल्ली वगैरह में सेंट्रल शॉप्स होती हैं, आपको बहुत ही लो प्राइसेस पर, मार्केट की वैल्यू से कम प्राइस पर ही आपको प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। वैसे ही गांव में और अर्बन एरियाज़ में और स्मॉल अर्बन एरियाज में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस होती है, जिसमें कि राइस, व्हीट, शुगर, ग्राम, तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं लो प्राइस पर, जिसको हम राशन शॉप भी कहते हैं। गॉट इट। तो ये लोग क्या करते हैं, सब्सिडाइज्ड ग्रॉसरी आइटम्स प्रोवाइड करते हैं टू द बीपीएल कार्ड होल्डर एंड द अदर कार्ड्स। ठीक है ना, तो बीपीएल के अलावा एपीएल भी है और भी बहुत सारे कार्ड्स आती हैं, और ये सब्सिडाइज्ड मतलब क्या होता है कि कम रेट पर। गॉट इट। ग्रॉसरी मतलब कि क्या, आपके किचन के खाने पीने के सामान प्रोवाइड करती हैं। अ सप्लाई ऑफ इनपुट्स हेल्प्स एज अ रिजर्व सेफ गार्ड अगेंस्ट द अनफोर्सिन शॉर्टेज। तो अनफोर्सिन मतलब क्या होता है कि जो बफर स्टॉक के बारे में मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब जो नेचुरल क्लाइमेटी कभी कभी आ जाती है, या कुछ ऐसी कंडीशंस आते हैं जिसमें कि फूड क्रॉप्स या हम फेल हो जाए, जिससे कि मार्केट में फूड्स की जो फूड की जो अवेलेबिलिटी वो स्कैर्स हो जाए, कम हो जाए, इस समय में बफर स्टॉक बहुत ही हेल्पफुल होता है। आरबीआई समझ में। तो इसके अलावा आपके अब इसी गवर्नमेंट ने प्रोक्योरमेंट के लिए, फूड प्रोक्योरमेंट के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर रहा है, एफसीआई एक इंस्टीट्यूशन है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसके थ्रू ये पीडीएस सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है, बफर स्टॉक प्रोवाइड किया जाता है। ये लोग एमएसपी भी सेट करते हैं। तो ये गवर्नमेंट, एक तरह से गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें रिजर्व्स द एक्स्ट्रा प्रोड्यूस्ड क्रॉप्स, यानी कि बफर स्टॉक जो भी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो जाता है, एफसीआई क्या करती है, उसे बफर स्टॉक के रूप में अपने पास कलेक्ट कर लेती है। ठीक है ना। तो फिर भी आज के डेट में आपने सुना होगा कि फार्मर बहुत ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं। बस में ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन इन्हीं के कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, कंटिन्यूसली वर्क कर रही है। आरबीआई समझ में। तो फार्मर सुसाइड क्यों कर रहा है भाई, मनी लेंडर से वो लोन ले रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, वो हाई इंटरेस्ट पे करते हैं, उसके पास लैंड के जितने भी पेपर्स होते हैं वो अपने पास रख लेते हैं, ये लोग डेप्ट पे नहीं कर पाते हैं, और फाइनली उनका जो लैंड भी चला जाता है, गरीब की गरीब ही रहते हैं। इन ऊपर से जो लेंडर्स हैं वो लगातार इनके ऊपर प्रेशर बनाए जाते हैं, भाई हमें पे बैक करो, ये नहीं कर पाते, और फाइनली क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा इशू है हमारे बहुत बड़ा चैलेंज हमारी डेमोक्रेसी के लिए। बात सारी समझ में ना। तो इस तरीके से आपका ये जो चैप्टर है एग्रीकल्चर वो फिनिश होता है। हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। सो फॉर दैट नेक्स्ट चैप्टर वेट एंड लेट्स सी फॉर दैट वीडियो। ओके, थैंक यू। एंड मैं एक वन थिंग और, आप ज़रूर बुक रीड करेंगे, एनसीईआरटी पढ़ना नहीं छोड़ेंगे, आप इस पर फोकस ज़रूर करें, मेरी बातों को ज़रूर सुने। आप एनसीईआरटी की बुक के एक्सरसाइज, उनकी रीडिंग्स, और हाँ, इस चैप्टर्स में जो भी कलरफुल बॉक्सेस में जो स्टोरीज हैं या साइड में जो भी आपको नोट करके लिखा हुआ है, आप उसको ज़रूर पढ़ें, वहाँ से भी क्वेश्चन 1 मार्क 2 मार्क के आ जाते हैं। सो थैंक्स फॉर द टुडे एंड लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड नमस्ते।